नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला और आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो बातें जो जानने के लिए हमेशा ही बेताब रहते हैं आप और हमेशा जानते ही रहते हैं कुछ रोचक जानकारियां अपने इंदौर के बारे में। जी हां, इंदौर जो कि अब महानगर की श्रेणी में आ तो चुका है, लेकिन अभी तक इसे महानगर का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं अजीत सिंह नारंग जी। सर, हम स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। हम आपको बता दें दर्शकों कि अजीत सिंह नारंग जी जो हैं ये चीफ इंजीनियर रहे हैं और इसके साथ ही ये एक अभियान चला रहे हैं, इंदौर उत्थान अभियान। जी हाँ, और इस अभियान के साथ वो आपके दिलों की बातें सरकार तक पहुंचाने जा रहे हैं, इंदौर वासियों के दिलों की बातें खास तौर से, क्योंकि हर इंदौर वासी चाहता है कि उनका जो इंदौर है वो महानगर की श्रेणी में आ जाए। और हमारे जो अजीत सिंह नारंग जी हैं वो इसी अभियान की शुरुआत इन्होंने की है और हर समय वो इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि कब ये इंदौर नगर से महानगर बन जाए। तो अजीत जी, आप हमें बताना चाहेंगे कि क्यों आप इस अभियान की, आपने क्या सोचकर ये शुरुआत की है और क्या लगता है आपको कि इंदौर को महानगर का दर्जा क्यों हासिल होना चाहिए? देखिए, इंदौर इमर्जिंग एज ग्लोबल सिटी, इंदौर इमर्जिंग एज मेट्रो सिटी, इंदौर इमर्जिंग एज मल्टी रीजनल सिटी एंड एज ए नोडल टूरिस्ट प्लस फैसिलिटी सेंटर। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो यह देश का पहला नगर है जहां पर IIM और IIT है। साथ ही ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, मैनेजमेंट कॉलेजेस, इन सब के होने के कारण इसका आकर्षण बढ़ चुका है। साथ ही अगर हम व्यवसाय की दृष्टि से देखें, उद्योग की दृष्टि से देखें तो यह व्यावसायिक और औद्योगिक राजधानी मध्य प्रदेश की कहलाती है। जहाँ तक औद्योगिक दृष्टि से देखें तो इस क्षेत्र में बहुत अधिक विकास हुआ है और निवेश की दृष्टि से सारी दुनिया की निगाहें अब इंदौर की ओर लग चुकी हैं। निवेश क्यों इंदौर में हो रहा है? एक तो मध्य में स्थित है देश के, दूसरा यहाँ पर रेलवे का भी काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है, हवाई अड्डों का भी काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है और साथ ही यह अभी जो है मध्यम दर्जे का महानगर है। जितने भी बाहरी निवेशक हैं वे सारे के सारे जो है अब बहुत बड़े बड़े नगरों में, जहाँ बहुत ज़्यादा भूमि की कीमत हो चुकी है और वहाँ पर अब व्यवसाय करना, उद्योग लगाना कठिन हो चुका है, वे सारे के सारे द्वितीय श्रेणी के महानगरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और हमें गर्व है कि द्वितीय श्रेणी के महानगरों के अंतर्गत इंदौर सबसे ऊपर है। जी बिल्कुल। इसलिए जो है ये सारी सुविधाएं मिलने के कारण इंदौर की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अगर अब नगर निगम की सीमा भी कम पड़ने लगी है और हम नगर निगम की सीमा को क्रॉस कर कई गांवों को अपने में समेट चुके हैं और उनको समेटने के बाद अगले गांवों को समेटने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि नारंग जी आपने बताया कि आप समेटने जा रहे हैं, तो इंदौर जो है जिले में काफ़ी सारे गांव आते हैं और अगर ये महानगर की श्रेणी में आ जाता है तो क्या उन गांव वालों को परेशानी नहीं आएगी? क्योंकि जब जो भी महानगर हैं तो उन सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता है क्योंकि उनका जो शहर है वो महानगर की श्रेणी में आता है। तो अगर जो इंदौर शहर है वो अगर महानगर की श्रेणी में आ जाएगा तो गाँव के लोगों भी शहर की सीमा में लग जाएंगे, तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स चुकाना होगा। तो क्या उनको कोई नुकसान नहीं होगा इसके महानगर बनने से? ये आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है। किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर बेहतर डेवलपमेंट हो जाएगा तो उनकी भूमि की कीमत बहुत अधिक बढ़ जाएगी। आज जिन गांवों को हमने समेटा है, जिन 29 गांवों को शामिल किया है, वहाँ पर हम सुविधाएं देने जा रहे हैं, जल प्रदाय की, ट्रांसपोर्ट की, दूसरी जो भी महानगरीय सुविधा है वे उनके दरवाजे में पहुँच रही है। जब उनके दरवाजे में पहुँचेगी तो वो अपने आप जो है और अधिक आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएंगे। और वैसे भी जब दूर दूर से लोग यहाँ पर आकर इंदौर में बस रहे हैं इन सुविधाओं के लिए, अगर ये सुविधाएं उनके द्वार पर पहुँचेगी तो वह
डेफिनेटली स्वागत करना चाहेंगे। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि नगर निगम की सीमा के बाहर जो भी नगर पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, जहां पर यह डेवलपमेंट हो रहा है, स्पेशल टाउनशिप बन रही है नगर से, वहां पर उनके पास कोई भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं है। टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं होने से नगर निगम की सीमा के बाहर जो इतना अधिक विकास हो रहा है वह अनियंत्रित है। उस अनियंत्रित विकास को रोकने के लिए आज से 15 से 20 साल बाद हम सोचें तो घाटा बिलोद, पीतमपुर, महू, सिमरोल, ये सारा का सारा इंदौर का एक क्षेत्र होगा। तो हम वहाँ पर कैसे पहुँच पाएंगे? क्योंकि हमें वहाँ पर बेहतर यातायात की आवश्यकता है, जल प्रदाय मल निकासी की व्यवस्था को कायम करने की आवश्यकता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की आवश्यकता है। इन सारी बातों को व्यवस्थित तरीके से अभी से ही प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी। यहाँ पर आबादी की जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, तो 2001 में हमारे पास 10.15 लाख आबादी थी, मतलब एक महानगर। उसके बाद 2011 के अंदर जो है हम 19.76, अगर 29 गांवों को मिला लें तो आबादी 21 लाख से, मतलब 2 महानगर। अब 2021 के अंदर हम 3-3.5 महानगर हो जाएंगे। जब हम 3-3.5 महानगर के हो चुके होंगे तो हमें पहले महानगर का भी दर्जा नहीं प्राप्त हुआ है। तो हमें महानगर का इनको दर्जा देना चाहिए। महानगर का दर्जा देने के पश्चात महानगरीय, जैसे मैंने बताया है, जिसकी आपको क्षेत्रफल 1600 स्क्वायर किलोमीटर होता है, उस 1600 स्क्वायर किलोमीटर का प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि 1975 के अंदर जब हैदराबाद की आबादी 19.76 लाख थी तो उन्होंने महानगर क्षेत्र घोषित कर दिया और 2600 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र लेकर कि आने वाले वर्षों में इस तरफ हमारी आबादी बढ़ेगी, हमारा विकास होगा, उसकी प्लानिंग हमें कैसा करनी चाहिए। 1981 के अंदर बेंगलोर ने तो 4000 स्क्वायर किलोमीटर में अपना विकास का क्षेत्र माना, जबकि आबादी मात्र 10.15 लाख थी। इसी तरह जबलपुर ने भी जो है महानगर घोषित करने के पश्चात 2000 स्क्वायर किलोमीटर के अधिक विकास का एरिया, डेवलपमेंट एरिया जो आगे आने वाला था उसको लिया और उसकी आबादी 10 लाख के करीबी थी। तो जब सारे दूसरे हिंदुस्तान के नगर महानगर घोषित करके महानगरीय व्यवस्थाएं कायम कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। अभी पिछले माह ही जो है फरीदाबाद, जिसकी आबादी 10.14 लाख है, उसको हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने महानगर घोषित कर दिया है और इसी माह विधानसभा में उसका बिल आने वाला है। तो हमें अगर मध्य प्रदेश का, सिर्फ इंदौर की बात नहीं करेंगे हम, जहां पर भी 10 लाख की आबादी अधिक हो चुकी है, चाहे जबलपुर है, ग्वालियर है, अपने भोपाल है, इंदौर है, अभी से ही मध्यम दर्जे के महानगर होने के कारण बेहतर प्लानिंग वाले हो सकते हैं, नियंत्रण है भी कर सकते हैं। अभी से महानगर घोषित करके वहाँ महानगरीय व्यवस्थाएं कायम करने की पहल चालू कर देनी चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि वहाँ इतनी जनसंख्या थी, जहाँ जैसा आपने बेंगलोर का बताया, जबलपुर का बताया, तो वहाँ महानगर घोषित कर दिए जा चुके हैं, दिल्ली को, मुंबई को, और अब इंदौर की आबादी भी इतनी हो गई है और इंदौर में व्यवस्थाएं भी इतनी हो गई हैं महानगर के हिसाब से। तो आपका कहना है कि इसीलिए इंदौर को अब महानगर घोषित कर देना चाहिए। लेकिन अजीत जी, इसके आगे हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि अगर ये महानगर घोषित हो जाता है तो जैसा कि बेंगलोर है, पुणे है, मुंबई है, दिल्ली है, तो वहां पर रोजगार के अवसर ज्यादा बढ़ गए हैं महानगर घोषित होते से ही। तो क्या इंदौर में भी इसी तरह रोजगार के अवसर मिल जाएंगे, युवाओं को रोजगार मिलने लगेंगे महानगर घोषित होते से ही? यह बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये नेशनल नहीं, इंटरनेशनल डेफिनेशन है। मेट्रो सिटीज आर इंजिन्स ऑफ ग्रोथ एंड इकोनॉमी एंड देयर per capita contribution in GDP is much more than other urban areas, and therefore they need metropolitan wide vision, planning, advocacy and attention. यह सारा प्रूफ हो चुका है। जितना भी जो GDP है उसके अंदर अधिक से अधिक जो है वह
मेट्रो सिटीज़ का योगदान है। आज हम मध्य प्रदेश में भी अगर सबसे अधिक रेवेन्यू अगर सरकार को मिलता है तो वह यहाँ से 35 से 40% हम देते हैं। डेफिनेटली जहाँ रेवेन्यू जनरेट होता है मतलब वहाँ पर जॉब है। उन जॉब की दृष्टि को देखकर आसपास के लोग यहाँ रहने आ रहे हैं और डेफिनेटली यह रोजगार अधिक पैदा करेगा जब निवेशक आएंगे, शिक्षा के क्षेत्र के लोग यहाँ आएंगे, चिकित्सा के क्षेत्र के लोग आएंगे तो रोजगार पैदा होंगे ही। वो तो बहुत बड़ा आकर्षण है जी। जी बिल्कुल, क्योंकि हर कोई चाहता है कि इंदौर नगर से महानगर बने और क्योंकि सबसे पहला जो एम होता है खासतौर से युवाओं का तो वो है कि इंदौर जब महानगर बनेगा तो आसपास के गांव के और जो आसपास शहर है जैसे उज्जैन, देवास, भोपाल है, विदिशा है, यहाँ पर काफ़ी सारे बड़े शहर कहलाते हैं, विदिशा हुआ, भोपाल हुआ, जबल, तो ये सारे युवा चाहते हैं कि वो सारे इंदौर का ही रुख करना चाहते हैं बजाय दिल्ली, मुंबई और बड़े बड़े शहरों के। तो हम जैसा आपने बताया कि अगर महानगर घोषित हो जाता है तो यहाँ पर रोजगार के अवसर भी मिलने लगेंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही और क्या क्या सुविधाएं हैं जो इंदौर शहर को मिलनी चाहिए? देखिए, एक सुनियोजित एवं एकीकृत विकास की आवश्यकता, चाहे छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो या उससे भी मेट्रो सिटी हो, मेगा सिटी हो, सबके पहली शर्त ये होनी चाहिए कि वहाँ पर सुनियोजित एकीकृत विकास की आवश्यकता है। सपोज हमने इसको मेट्रो सिटी घोषित नहीं किया, मेट्रो प्लानिंग नहीं की, सारे प्लानिंग एरिया को जोड़ करके अगर नहीं हमने लिया तो कल हमें सड़कें तो बनानी पड़ेगी, चाहे पीतमपुर जाना हो, चाहे उज्जैन जाना हो, कहीं पर भी जाना हो। उन सड़कों की कैपेसिटी इतनी कम होगी कि बहुत विलंब होगा। आज खाती वाला टैंक से अगर सायाजी जाना तो 50 मिनट लग जाते हैं, कल पीतमपुर जाने में अगर यातायात परिवहन की उसमें अभी से हमने प्रावधान नहीं किए तो 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है प्लानिंग की। और वहाँ पर पूरे मास्टर प्लान जो है 1600 स्क्वायर किलोमीटर बनाने की, सपोज हमें मेट्रो डालना है, मेट्रो आएगी और आवश्यकता है और कहीं पर हमें दूर जाना है तो जब हम मेट्रो का सोचेंगे वहाँ पर भी, वहाँ तक मेट्रो पहुँचे तो मालूम पड़ेगा वहाँ पर कई निर्माण हो चुके हैं। क्या हम उनको तोड़ेंगे? तोड़ सकते नहीं। अगर तोड़ नहीं सकते तो अंडरग्राउंड ले जाएंगे। जो काम हम ज़मीन पर 25-30 करोड़ प्रति किलोमीटर में कर सकते हैं वो 300 करोड़ 400 करोड़ से भी अधिक होगा। इसी तरह जल प्रदाय, मल निकासी की व्यवस्थाओं के जो है इतनी बड़ी आबादी हो जाएगी, पानी की आवश्यकता बढ़ेगी। पानी की आवश्यकता होगी तो डायमीटर पाइप का बढ़ेगा, वह बहुत बड़े डायमीटर के हो जाएंगे। उन लाइनों को डालने के लिए फिर उसके मेंटेनेंस के लिए उनके पैरेलल सड़क जो है वो बनानी पड़ेगी। इतना अधिक कचरा उत्पन्न होगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हमें सारे वहाँ पर जो है प्रावधान रखने होंगे। तो यह सारे के सारे प्रावधान अभी से ही इस पूरे क्षेत्र में 1600 स्क्वायर किलोमीटर में सोच के अगर हम बनाएंगे तो न केवल सुविधाएं मिलेगी, अरबों खरबों रुपया शासन का बचेगा। जी बिल्कुल। इसलिए जो है यह सोच अभी से ही होना चाहिए कि शासन मेट्रो घोषित करे, मेट्रो एरिया घोषित करे, उसके बाद इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए टेक्निकल प्रोजेक्ट्स को मेट्रो प्लानिंग और डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाए, क्योंकि 74वें संविधान संशोधन के अनुसार है, जिसके अंदर अगर हम दूसरे भी जिलों में चले गए हैं तो उन जिले के कलेक्टर्स, कमिश्नर, नगर निगमों के, वह भी इस मेट्रो प्लानिंग कमेटी, महानगर योजना समिति में रहेंगे। वह सारे मिलकर टोटल प्लानिंग करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, कोई गलतफहमी नहीं होना चाहिए। इससे ना नगर निगम से सीमा के अंदर नगर निगम के अधिकार कम होंगे, न नगर पंचायतों के अधिकार कम होंगे, न पंचायतों के, कोई भी जो व्यवस्था जो है किसी पर इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन सब के सब मिलकर एक बढ़िया शहर बना सकते। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि किस तरह से इस नगर को महानगर बनाया जा सकता है, तो अजीत जी आपके पास वो सारी जानकारी है, तमाम तरह की कोशिश आप अभी तक कर चुके हैं इस नगर से महानगर बनाने के लिए। तो क्या क्या अभी तक आपने कोशिश करी है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह की मेहनत आप अभी तक 2013 से, जैसे कि आपने बताया था कि इस अभियान की शुरुआत आप कर चुके हैं, इंदौर उत्थान इस अभियान को आपने नाम दिया है, तो क्या क्या कोशिशें आपने की हैं अभी तक महानगर के लिए? हम पिछले 5-6 सालों से
इस कार्य में लगे हुए हैं। और मुझे आश्चर्य होता है कि जो कार्य शासन में बैठे हुए अधिकारियों को इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, जिस दूरदृष्टि से कार्य करना चाहिए, ये तो उनका कार्य है। लेकिन इंदौर ऐसा नगर है जहां हमें मिली प्रेरणा सर सिरेमल बाफना साहब से। 1918 अर्थात 101 वर्ष पूर्व उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि आने वाले 50-100 सालों में इंदौर कैसा होगा, मुझे क्या क्या प्रावधान रखने चाहिए। उन्होंने पैट्रिक गिडीज को बुलाया, एक विदेशी आर्किटेक्ट को बुलाया और इंदौर की प्लानिंग कराई, और उसका परिणाम है कि 30-35 लाख लोगों के जनसंख्या वाले शहरों में इंदौर आज बहुत अधिक आगे है। उससे प्रेरणा लेकर हमने भी जो है ये सोचा कि जिस तरह से उन्होंने कार्य किया, हमें भी आने वाली पीढ़ी को ऐसा इंदौर सौंपना चाहिए जो एक सुनियोजित, एकीकृत, विकसित हो। किसी को चाहे यातायात का क्षेत्र हो, जल प्रदाय हो, मल निकासी हो, कचरा प्रबंधन हो, या इस तरह की जो भी महानगरीय व्यवस्था है, उसमें कोई कमी नहीं रहे। इन उद्देश्यों को लेकर हमने शासन के समक्ष, जब वहाँ से पहल नहीं हुई तो हमने पहल की। हमने पहल करके आज 5-6 सालों से हम प्रयासरत हैं। हम माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री से मिले, उनको पूरी रिपोर्ट्स बताई, उन्होंने प्रशंसा की और यहाँ तक कहा कि इंदौर उत्थान अभियान का नाम जो है, आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश उत्थान अभियान इसका नाम कर देना चाहिए। और उन्होंने अपने ऑफिसर्स को निर्देश भी दिए कि इनकी स्टडी करिए और इनको आगे बढ़ाना है। समय बीत गया, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा साहब इंदौर आए, उनके सामने भी रखी बातें गई, उन्होंने बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं मुख्यमंत्री जी के सामने स्वयं इन बातों को रखूंगा और ये बातें इंदौर को महानगर घोषित हो और महानगरीय व्यवस्था कायम हो, इस दिशा में कार्य होना चाहिए। इसी तरह जो है एक और प्रभावशाली जो है संगठन मंत्री माखन सिंह जी ने भी जो है हमें यही कहा, और इस तरह हम प्रयास करते रहे। शासन के अधिकारियों के भी हमने प्रयास किए। इंदौर के सारे एमएलए सभी हमसे सहमत थे, लेकिन फिर भी जो है जो हमें प्राप्ति होनी चाहिए थी, जो हमारे प्रयास जो थे वो फलीभूत होने चाहिए थे। पता नहीं पॉलिटिकल विल नहीं होने के कारण, किन कारणों से जो शासन को स्वयं काम करना था वो हमने करके दिया, उसके बाद भी कार्य आगे नहीं बढ़ा। तो कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि आपको प्रशंसा तो बहुत मिली है, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पाई है इस अभियान में। तो क्या लगता है आपको, जैसे कि अब सरकार बदल चुकी है, पहले बीजेपी की सरकार थी, अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ गई है, तो आपको बीजेपी की सरकार में प्रशंसा तो बहुत मिली है लेकिन सफलता नहीं मिली है, तो आपकी किस तरह की उम्मीद जागी है सरकार बदलने से, या फिर आपकी ये उम्मीद जो है वो निराशा में बदली है? अब हमें और अधिक उम्मीद हो गई है। अब हमें लगता है कि अब हमें निराश नहीं होना पड़ेगा। सबसे बड़ा उसका उदाहरण है कि इंदौर को 3 कैबिनेट स्तर के मंत्री मिल गए हैं और तीनों के तीनों बहुत सशक्त हैं, जो इस कार्य में रुचि ले रहे हैं और लेंगे, और उनकी आवाज़ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी सुनेंगे। और कल ही हमारी जो है सज्जन सिंह जी वर्मा साहब से बात हुई, हमें ऐसा लग गया कि हमारा इंदौर महानगर घोषित नहीं हुआ है, लेकिन घोषित शीघ्र हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया, वह सारे के सारे जानकार होने के नाते हमारे पिछले प्रयासों से परिचित थे। उन्होंने कहा जिन प्रयासों में कमी रही है मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन अब जो है मैं आपके साथ मुख्यमंत्री को चलूँगा। मैं इंदौर का नागरिक होने के नाते, इंदौर का नागरिक होने के नाते मैं आपका वकील बनूंगा, और यह 30-35 लाख लोगों की आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री से पहुंचाकर हम डेफिनेटली इस टारगेट को अचीव करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अधिक समय नहीं लेते हैं, वे तत्काल निर्णय लेते हैं। इन सारी बातों ने हमें इतना आश्वस्त कर दिया है कि अब
लेकिन अजीत जी, ऐसी बातें तो आपको पहले भी सुनने को मिल चुकी है, जैसे कि आपने बताया कि जब आप शिवराज सिंह जी से मिले थे तो उन्होंने आपकी काफी प्रशंसा की थी इस अभियान की, और उन्होंने ये तक कह दिया कि इस अभियान को इंदौर उत्थान नहीं बल्कि मध्य प्रदेश उत्थान अभियान इसका नाम देना चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि आपको फिर भी उस तरह की प्रशंसा मिल रही है क्या? क्योंकि प्रशंसा तो पहले भी मिली है लेकिन सफलता नहीं मिल पाई, तो क्या ये बात फिर से रिपीट हो सकती है? नहीं, अब हमें उम्मीद नहीं की कि वो बात रिपीट होगी। आपने जैसा कहा है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि तीनों के तीनों कैबिनेट मंत्री बहुत सशक्त हैं, दृढ़ संकल्पित है, और पिछले जब 5 सालों में हमारे यहाँ एक भी इंदौर का मंत्री नहीं रहा, उतने सशक्त तरीके से आवाज़ नहीं उठी, लेकिन यह सशक्त तरीके से आवाज़ उठाएंगे। और जैसा सज्जन वर्मा साहब ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेने में देरी नहीं करते, और ये तो इंदौर की विकास की बात है, और इसके साथ में इंदौर ही नहीं अन्य महानगरों के विकास की बात है। तो डेफिनेटली यह कार्य जो नहीं हुआ है उसको हम करवा के आपको देंगे, और इंदौर को एक बहुत बड़ा जो उपहार देने जा रहे हैं। और मैं तो उनसे निवेदन करता हूं कि यह उपहार चारों महानगरों को मिले, ताकि अभी से ही जो है वह बेहतर व्यवस्था वहाँ कायम हो। और एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी आबादी के 7-8 लाख के शहर हैं, उन सबको अभी से ही हमें मेट्रो सिटी के हिसाब से जो है प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि कुछ ही सालों में वो भी 10 लाख के हो जाएंगे। और इंदौर तो जो है 35 लाख 40 लाख का जो शहर होने वाला है, इसको तो जो है मेगा सिटी के हिसाब से आगे आने वाले 5-10 वर्षों बाद हमें प्रयास करने चाहिए डेवलप करने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ी से इसका विकास होगा, बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ेगी, और वह सुविधाएं उपलब्ध कराएगा शासन, तो शासन की प्रशंसा होगी और शासन की उपलब्धियां गिनी जाएगी। जी बिल्कुल। इसलिए हमें बहुत अधिक उम्मीद है कि सरकार से, मध्य प्रदेश की सरकार से। तो अजीत जी का मानना है कि अब उनकी उम्मीद जागी है, सरकार बदली है तो उनकी उम्मीदें भी बढ़ गई हैं, और अब वे चाह रहे हैं, और यहाँ तक कि उनका मानना है कि जैसा कि उनके साथ अब तक हुआ कि उनको प्रशंसा मिली है लेकिन सफलता नहीं मिली, लेकिन अब प्रशंसा के साथ साथ उनको सफलता मिलने की भी पूरी उम्मीद नजर आ रही है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि कमलनाथ कैबिनेट के मंत्री और सज्जन सिंह वर्मा से उनकी मुलाकात हुई है, और उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया है, वे उनके वकील बनने को तैयार हो गए हैं। तो अब अजीत सिंह की उम्मीदें जाग गई है कि ये नगर से महानगर जल्द ही बन जाएगा। अभी हम कुछ ही दिनों में अन्य मंत्रियों से जो है, वे भी हमारे नजदीक हैं, उनसे भी बात करेंगे, ताकि पूरा इंदौर, सभी मंत्री, सभी प्रमुख वर्ग के लोग माननीय कमल जी से इस बात को के सामने रखें और सफलता प्राप्त करें। जी बिल्कुल। तो आप पूरी उम्मीद है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि आपके साथ साथ हर इंदौर वासी ये चाहता है कि उसका इंदौर नगर से महानगर बन जाए, क्योंकि इंदौर के पास हर वो क्वालिटी है महानगर बनने की। तो अब सिर्फ बारी है तो उसके सिर्फ दर्जा मिलने की, क्योंकि सारी सुविधा इंदौर में मौजूद है, इतनी जनसंख्या यहाँ मौजूद है, और रोजगार के अवसर भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, युवाओं की जनसंख्या भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है, और उम्मीदें भी इस शहर से लगातार लोगों की, युवाओं की, बुजुर्गों की, किसानों की उम्मीद यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो नगर से महानगर बनने में फिर देर किस बात की। और देखने वाली बात होगी कि अजीत जी की ये उम्मीदें और ये कोशिशें कब सफल होती हैं। फिलहाल अजीत जी, जाते जाते आप दर्शकों को एक बात और बताते जाइए कि आप जनता से, इंदौर की जनता से स्पेशली क्या चाहते हैं कि वो किस तरह की आपकी मदद करे इस अभियान में। देखिए, पिछले कई सालों से हम सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और इंदौर का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इंदौर जैसे लोग कहीं पर भी नहीं हैं। यह बात हमने नहीं कही है, देश के जो बड़े बड़े लोग जिनको हमने व्याख्यान के लिए बुलाया और अन्य रचनात्मक कार्यों में जो है संलग्न करने के लिए बुलाया, ये उनके शब्द हैं। और प्रैक्टिकली आपने देखा भी है कि जब भी इंदौर के विकास की बात हुई, उसमें सभी सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, रचनात्मक संगठन सब एकजुट हुए, और उससे ऊपर सभी राजनीतिक दल। मैं आपको अनेक नाम गिना सकता हूं सामाजिक संगठनों के, राजनीतिक दलों के, चाहे वे कांग्रेस के हो, चाहे वह समाजवादी पार्टी के हो, चाहे वह भाजपा के हो, सब एक मंच पे हमारे साथ बैठकर इंदौर के विकास के साथ। जी बिल्कुल, ये अभियान ही कुछ इस तरह का है कि सभी कोशिश कर रहे हैं, और सभी जैसे ही कोई इस अभियान के बारे में सुनता है तो उसकी भी इच्छा जाग जाती है कि हम इस अभियान से जुड़ जाएं। इसी का परिणाम था एकजुटता का,
कि देश के सामने हमने इंदौर को 2 बार सबसे स्वच्छ नगर बना के दिया है। यह हमारी राजनीतिक शक्ति, जनता की शक्ति, जनता का योगदान, सारे योगदान होने के बाद इंदौर स्वच्छ हुआ है। जब इतने अच्छे लोग हो, 30-40 लोग हों, तो फिर हमारे साथ डेफिनेटली, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हमें बेहतर इंदौर सौंपना है, यह हमारा कर्तव्य है हर इंदौर वासी का। इसलिए वे डेफिनेटली हमारे साथ आए और इंदौर की आवाज़ बने और इंदौर की बेहतरी में अपना योगदान दें। जी बिल्कुल। तो जैसा कि अजीत जी ने बताया कि किस तरह से इंदौर वासियों ने अपने इंदौर को स्वच्छ बनाने के लिए, या यूं कहें कि इंदौर वासियों की तारीफ हुई है इस अजीत सिंह जी के द्वारा, क्योंकि इंदौर वासियों ने अपने इंदौर शहर को स्वच्छ बनाने के लिए हर वो संभव कोशिश की है। प्रशासन ने तो की ही है, नगर निगम ने तो की है, लेकिन इंदौर की जनता का भी इसमें बेहद सहयोग रहा है। तो अब उसी इंदौर की जनता से वे सहयोग की अपील कर रहे हैं, नगर से महानगर बनाने की वो अपील कर रहे हैं कि उसमें इंदौर की जनता का भी वो साथ चाहते हैं, समर्थन चाहते हैं। इसके साथ राजनेताओं का साथ तो उनके साथ है ही। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि अजीत सिंह जी की ये कोशिश कब सफल होती है और कितनी कारगर साबित होती है। और इनके साथ ही हर इंदौर वासी ये चाहता है कि नगर से महानगर बन जाए, और हम भी यही चाहते हैं, एमपी न्यूज भी यही चाहता है। फिलहाल ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार।